अच्छा, आज जिस टॉपिक में हमने डिस्कशन करनी है वो आईपी कंप्लेंट्स हैं। अब आईपी कंप्लेंट्स की काफी सारी टाइप्स होती हैं, ठीक है। जिस तरह से मतलब जो मेन आईपी हो सकती है वो कॉपीराइट हो सकती है, पेटेंट हो सकती है, काउंटरफेट प्रोडक्ट्स हो सकती हैं, कि ट्रेडमार्क हो सकता है, ठीक है। और ट्रेडमार्क या पेटेंट में विदाउट टेस्ट बाय हो सकता है, ठीक है। तो आईपी का मतलब क्या होता है कि amazon डिटेक्ट करता है कि जो गुड्स आप सेल आउट कर रहे हो उसमें राइट्स ऑफ ऑनर है, ठीक है। यानी कि जो भी ऑनर है उसकी राइट्स रिजर्व हैं, आप उसको इन्फ्रिंज कर रहे हो या उसको वायलेट कर रहे हो, उसकी प्रॉपर्टी को, उसकी आईपी कंप्लेन को, ठीक है। एंड इसमें क्या होता है कि अगर आपके राइट्स ऑफ ऑनर है रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के, ठीक है, तो आप एलिजिबल होते हो कि आप अपने ब्रांड की रजिस्ट्री करवाओ। राइट्स ऑनर गेन करने के लिए अगर आप कोई भी प्रोडक्ट सेल करते हो ना और वो आपकी प्रोडक्ट है तो उसके लिए ब्रांड रजिस्ट्री कंपलसरी होती है उसके लिए। अगर ब्रांड रजिस्ट्री नहीं है तो फिर हम क्लेम नहीं कर सकते कॉपीराइट को या फिर इन्फ्रिंजमेंट को या किसी भी चीज को, ठीक है। amazon की इन्फ्रिंजमेंट का मतलब तोड़ना, खिलाफ वर्जी करना, ठीक है। अब amazon ब्रांड रजिस्ट्री जो है वो आपको एक्सेस देता है पावरफुल टूल की, जिसमें मतलब टेक्स्ट, इमेज या किसी भी तरह का कॉपीराइट, पेटेंट या ट्रेडमार्क होता है। अब इनमें फर्क क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे कि कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, काउंटरफेट, इन सब में क्या फर्क है, ये सारी चीजें भी मैं आपको बताती हूँ। लेकिन कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें अमेजोन को सस्पेक्ट होता है, यानी कि उसको शक होता है कि आपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को वायलेट किया है, ठीक है। और उसके पास कोई एज सच वो नहीं होती, एविडेंस नहीं होता कि वाकई आपने मतलब इसको इन्फ्रिंज किया हुआ है, ठीक है। तो मेन जो टाइप्स ऑफ आईपी कंप्लेन्स है, यानी कि जो कोई भी राइट्स ऑफ ऑनर की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसकी कौन कौन सी टाइप्स है। सबसे पहले ट्रेडमार्क है, ठीक है। ट्रेडमार्क क्या होते हैं, कोई भी एक स्पेशल वर्ड या कोई सिंबल या कोई भी मतलब लेटर या कोई भी स्पेशल कंपनी का लोगो वगैरह होता है जिसको हमने मतलब यूएस में अगर सेलिंग कर रहे हैं तो यूएस की गवर्नमेंट से उसे हमने अप्रूव करवाया होता है, अगर यूके में सेलिंग कर रहे हैं तो वहां पर करवाया होगा। लाइक हर कंट्री का ये डिफरेंट होता है। अगर यूएसए में आप चेक करना चाहते हो पेटेंट या कॉपीराइट को या ट्रेडमार्क को तो आप एक वेबसाइट है, उसका नाम है USPTO डॉट, या अकेला USPTO ट्रेडमार्क सर्च भी लिखेंगे तो आपके पास उसकी वेबसाइट आ जाएगी, USPTO.gov। ये इसका मतलब समझ लें कि ट्रेडमार्क है। यहाँ पर क्लिक करें आप, और ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है यूएसए की, ठीक है, जहां से हम ट्रेडमार्क्स और पेटेंट्स को चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ट्रेडमार्क हम चेक करना चाहते हैं जिसकी वायलेशन हुई है फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो उसके लिए सर्च ट्रेडमार्क्स पर क्लिक करना है आपने, और सर्च आवर ट्रेडमार्क्स डेटाबेस यहाँ पर क्लिक करें। और उसके बाद जी आपने जो भी आप सर्च करना चाहते हो, न्यू हम वर्ड की सर्च करना चाहते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। अगर मैं एप्पल वर्ड को सर्च करती हूँ, सबमिट क्यूरी पर क्लिक करूंगी, तो जितने भी ट्रेडमार्क इस एप्पल वर्ड से रिगार्डिंग है वो सारे आ जाएंगे। द बिग एप्पल, वेल्दी एप्पल, ठीक है। ये मतलब एप्पल से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स अब तक जिन पे पेटेंट हो चुका है, जिन पर सॉरी ट्रेडमार्क हो चुका है, वो सारी आइटम्स या वो सारे वर्ड्स आपको पता चल रहे होंगे। और यहाँ से आपको पता चलता है ये पेटेंट लाइव है या डेड है। डेड का मतलब यहाँ पर डेड पर आप क्लिक करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि इन्होंने जो है वो फर्दर फी वगैरह नहीं दी जिसकी वजह से ये डेड हो गया, ठीक है। तो मतलब इनकी वो टाइम लिमिट होती है, अगर उसमें फी डिपॉजिट ना हो तो ये डेड हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये लाइव है बाकी सब। इसी तरह से हम किसी भी कंपनी का किसी भी, ये ज्यादातर ये जो ट्रेडमार्क का प्रॉब्लम आता है ना ये प्राइवेट लेवल में आता है, ठीक है। और अगर हम किसी की लिस्टिंग को मी टू करते हैं, मी टू का मतलब कि हम भी सेल करेंगे उस आइटम को, तो उस केस में क्या होता है कि मतलब जब भी आप उस लिस्टिंग को मीटू करते हो और आपकी परमिशन नहीं होती उस प्रोडक्ट को सेल आउट करने में, जैसे ड्रॉप शिपिंग है या आर्बिट्राज है, उसमें आपके पास कोई भी मतलब वो नहीं होती। तो उसमें क्या होता है कि जब मतलब वो लिस्टिंग हो सकता है कि किसी पर्सन ने वैसे ही क्रिएट की हो,
अब वो क्या होगा कि जैसे ही मतलब उस लिस्टिंग के ऊपर रिपोर्ट होगी, तो उसमें ट्रेडमार्क क्योंकि वो इस्तेमाल हुआ हुआ है लिस्टिंग में, फॉर एग्जांपल एप्पल की एग्जांपल ले लेते हैं, वो एप्पल उस लिस्टिंग में इस्तेमाल हुआ हुआ है कहीं पर भी पर। अब एप्पल पे किसी और सेलर का ट्रेडमार्क है, ठीक है, हम वो अपनी लिस्टिंग में इस्तेमाल नहीं कर सकते वर्ड, लेकिन अगर उस लिस्टिंग में होगा तो फिर ट्रेडमार्क की बिहाफ पर हमारी वो लिस्टिंग मतलब डिलीट हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, ये चीज हो गई। अब फर्दर देखते हैं ट्रेडमार्क का, मैंने आपको थोड़ा आइडिया बता दिया। अब यहाँ पर देखो, जैसे ये एक एग्जांपल है कि पिन जोन जो है एक ब्रांड का नेम है, और इस पे उन्होंने मतलब कॉपीराइट लिया हुआ है, ट्रेडमार्क लिया हुआ है, ठीक है। तो अगर कोई भी पर्सन अपनी लिस्टिंग में ये वर्ड इस्तेमाल करता है पिन जोन का, तो उस टाइम पे ये जो पर्सन है ये क्लेम कर सकता है ट्रेडमार्क, कि वो कहेगा कि ये जो मतलब वर्ड है, इसके लिए इसको यूज करने का राइट सिर्फ मेरे पास है, जिसे कॉमन लॉ कहते हैं, ठीक है, कॉमन लॉ। ये ट्रेडमार्क राइट्स होते हैं और ये ज्यादातर लिमिटेड होते हैं, और इन राइट्स को हम मतलब ये इस तरह से कह रहे होते हैं। अच्छा, अब इसमें एग्जांपल आपको मैंने बता दी कि अगर पिन जोन के नाम से हम इसको इस्तेमाल करते हैं तो ऑब्वियसली इस पर ट्रेडमार्क इम्प्लीमेंट होता है। अब इसमें भी जो ट्रेडमार्क होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। एक होता है एसिन लेवल पर, एक होता है सेलर लेवल पर, और एक होता है प्रोडक्ट डिटेल पेज पर, ठीक है। अगर एसिन लेवल पर है तो अगर एक प्रोडक्ट या उसकी जो प्रोडक्ट की पैकेजिंग है वो अमेजोन पर अवेलेबल है और उस पर आपका ट्रेडमार्क लगा हुआ है, लेकिन वो प्रोडक्ट आपने नहीं बनाई, ठीक है। फॉर एग्जांपल एप्पल की एक प्रोडक्ट है, वो आपने एप्पल ब्रांड ने नहीं बनाई हुई, ठीक है, लेकिन वो अमेजोन पे लिस्ट हुई हुई है, ठीक है। तो उस केस में पूरा ऐसे नंबर जो है, ये पूरी प्रोडक्ट का जो डिटेल पेज है वो रिपोर्ट होता है, ठीक है। उसमें लिस्टिंग रिपोर्ट होती है, उसमें सेलर रिपोर्ट नहीं होता, ठीक है। जब लिस्टिंग रिपोर्ट होती है तो हमारे पास जो वायलेशन आती है उसे कहते हैं सस्पेक्टेड आईपी कंप्लेंट, ठीक है, सस्पेक्टेड आईपी कंप्लेंट। और दूसरा होता है सेलर लेवल पे, एक तो एसिन एसिन लेवल पे बताया है, दूसरा है सेलर लेवल पे, कि अगर आप बिलीव करते हो कि एक पार्टिकुलर ऑफर है वो सिर्फ सेलर ने जो है वो उसको लिस्टिंग को किया है, फॉर एग्जांपल एक लिस्टिंग है, उसको हमने कहीं से भी उसकी सोर्सिंग तलाश करके उसको मीटू कर दिया है, लेकिन वो ऑब्वियसली लिस्टिंग जो है वो उससे हमारी कोई परमिशन नहीं है, और ब्रांड खुद से अगर उसको सेल आउट कर रहा है तो ब्रांड ऑब्वियसली देखेगा कि इसने मेरे ट्रेडमार्क को इन्फ्रिंज किया है क्योंकि इसने मेरी लिस्टिंग को मीटू किया है, फिर वो सेलर को रिपोर्ट करता है। जब सेलर को डायरेक्टली हिट करके या टारगेट करके कंप्लेन की जाती है तो उसमें रिसीव्ड वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आती है, ठीक है, उसमें रिसीव्ड आती है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जब सेलर को स्पेशली रिपोर्ट किया जाता है कि ये एसिन इंटायरली एसिन इन्फ्रिंज हो रहा है और बगैर उसकी परमिशन की आप इसको सेल आउट कर रहे हो, तो उस लेवल को हम कहते हैं कि रिसीव होती है उसमें आईपी कंप्लेंट। उसके बाद है प्रोडक्ट का डिटेल पेज। अगर ट्रेडमार्क आपने यूज किया है प्रोडक्ट डिटेल पेज पर, लेकिन जो प्रोडक्ट है वो इज नॉट योर प्रोडक्ट, आपकी प्रोडक्ट नहीं है, यू मे रिपोर्ट यूज ऑफ ट्रेडमार्क ऑन द प्रोडक्ट पेज। यानी कि फॉर एग्जांपल पिन जोन का ही वर्ड है, अब वो किसी और प्रोडक्ट में कोई भी बंदा इस्तेमाल कर लेता है, ठीक है। अब पिन जोन का उसने ट्रेडमार्क लिया हुआ है, मैं अपनी कोई भी प्रोडक्ट, हो सकता है कि उसने जो पिन जोन वो टॉवल्स हैं, और हो सकता है कि मेरी किचन की कोई आइटम, ठीक है, लेकिन मैंने अगर अपनी लिस्टिंग में एक वर्ड पिन जोन इस्तेमाल कर लिया है और मेरा भी प्राइवेट लेबल का ब्रांड है, तो क्या होगा, मेरी लिस्टिंग ब्लॉक हो जाएगी, ठीक है, मेरी लिस्टिंग ब्लॉक होगी। तो इसको कहते हैं प्रोडक्ट डिटेल पेज के अकॉर्डिंग जो है वो ट्रेडमार्क की कंप्लेन आना, ठीक है। अब मैं आपको फर्दर गाइड करती हूँ कि मतलब ये तो मैंने आपको इसके बारे में बता दिया ट्रेडमार्क के मुताबिक। उसके बाद अब हम कॉपीराइट की तरफ मूव करते हैं। अब जो कॉपीराइट है वो प्रोटेक्ट करता है ओरिजिनल वर्क ऑफ ऑथरशिप सच एज वीडियोस, मूवी, सॉन्ग,
जो कॉपीराइट कंटेंट होता है ना, यानी कि फॉर एग्जांपल एक कंटेंट मैंने क्रिएट किया है, अब मेरा उसका कॉपीराइट है, ठीक है, मैंने उसको कॉपीराइट रजिस्टर करवा दिया है। अब फॉर एग्जांपल अगर मेरा कॉपीराइट या मेरा मटेरियल कोई और बंदा चोरी करके अपने नाम से पब्लिश करता है, तो वो कॉपीराइट मटेरियल होता है। ठीक है, कॉपीराइट की डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं, जिसमें म्यूजिक, वीडियो गेम्स, मूवीज, सॉन्ग्स, पेंटिंग्स, इस तरह की डिफरेंट आइटम्स हो सकती हैं। ठीक है, जिसको कॉपीराइटेड कहते हैं। वो कॉपीराइट के लॉ के तहत जो है वो प्रोडक्ट जो है वो जिस बंदे का ओरिजिनल वर्क होता है वही ऑथराइज्ड होता है। लेकिन बेसिकली ये भी अथॉरिटी आपने ली है या नहीं ली, उसी से रिलेटेड है ना कॉपीराइट भी, लेकिन इस उसमें लिस्टिंग्स वगैरह शामिल नहीं नहीं है? नहीं नहीं, देखो जो ट्रेडमार्क है उसमें उस वर्ड, लोगो या जो भी उसका ट्रेडमार्क है उसको इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। लेकिन कॉपीराइट में सारी चीजों की कॉपी होती है। मिसाल के तौर पर अगर एक मोबाइल फोन है, ठीक है, उसकी एक लिस्टिंग हुई है ओरिजिनल ब्रांड की, और मैं सेम डुप्लीकेट लिस्टिंग एक और क्रिएट कर देती हूँ, लेकिन वो मैं करूंगी, वो उस ब्रांड की तो नहीं होगी। ठीक है, और उस मेरी लिस्टिंग पर और लोग भी आकर सेल करना शुरू हो जाएंगे। तो अब हमने क्या किया, किसी के कॉपीराइट को यूज किया, कि हमने पूरी एज इट इज डिटेल उसकी हमने कॉपी करके उसको सेल करने की कोशिश की है, लेकिन हमारे पास राइट नहीं है उसको सेल करने, हमने कॉपी की है सर। कॉपी किया। ठीक है, तो देखो जब एक पिन जोन ब्रांड है फॉर एग्जांपल, हम एज इट इज उसकी फोटोज और उसका मटेरियल लेकर हम एक लिस्टिंग तैयार करते हैं, एज इट इज इमेजेस मटेरियल लेकर हम अगर एक लिस्टिंग तैयार करते हैं तो वो कॉपीराइटेड वर्क होता है। जिसमें अगर एक प्रोडक्ट है उसकी पैकेजिंग जो इस्तेमाल हो रही है वो कॉपीराइटेड होती है। जो इमेजेस, जो भी चीजें हम अगर इसकी परमिशन के बगैर हम मतलब इसको कॉपी करके और एक नई लिस्टिंग बनाते हैं तो ऑब्वियसली एसएन लेवल पर ये होती है। लेकिन सेलर लेवल पर इस तरह से होती है कि एक सेलर की लिस्टिंग है एक प्रोडक्ट की, तो दैट इन्फ्रिंज योर कॉपीराइट, देन आप उसको रिपोर्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट है, इसकी एक और लिस्टिंग है, वो किसी ने क्रिएट की है, उसके ऊपर और भी सेलर बेच रहे हैं। अब एक तो लिस्टिंग जिसने क्रिएट की है, एक तो जिसने लिस्टिंग क्रिएट की है उसको कॉपीराइट आएगा, ठीक है, लेकिन जो दूसरे सब भी यूज कर रहे हैं उसको सेलर लेवल पे कॉपीराइट है। ठीक है, उस क्योंकि हमने क्रिएट तो नहीं की, फॉर एग्जांपल क्रिएट मैंने की है, आप सब भी बेचना शुरू हो गए, अब मेरे ऊपर कॉपीराइट आएगा एसिन का, और आप सबके ऊपर जो है वो कॉपीराइट आएगा सेलर लेवल पे। ठीक है, तो ये अलग अलग सिचुएशंस होती हैं। अब हम इमेज और टेक्स्ट को देख लेते हैं कि अगर कॉपीराइटेड इमेज है किसी भी प्रोडक्ट डिटेल पर, ठीक है, प्रोडक्ट डिटेल पेज है, और कोई भी बंदा आपकी परमिशन के बगैर आपके इमेज या टेक्स्ट को यूज कर रहा है, ठीक है, तो वो इमेज इन्फ्रिंजमेंट होती है। ठीक है, या टेक्स्ट इन्फ्रिंजमेंट होती है कि आपकी एज इट इज डिटेल यहाँ से कोई कॉपी करे, यहाँ से, ठीक है, और कॉपी करके अपनी लिस्टिंग में पेस्ट करते हैं, तो वो इमेज या टेक्स्ट लेवल पे कॉपीराइट है। ठीक है, तो कॉपीराइट तीन तरह से हो सकता है, ऐसे पूरा भी हो सकता है कि कोई बंदा पूरी लिस्टिंग आपकी एज इट इज और क्रिएट कर ले, सेलर लेवल पर भी हो सकता है और इमेज टेक्स्ट लेवल पर भी हो सकता है। ठीक है, अब मतलब ये दो चीजें हो गई। आईपी कंप्लेन की थर्ड टाइप है पेटेंट। अब पेटेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेटेंट के साथ पैरेलल इंपोर्ट है, और इसके बाद काउंटर फेट प्रोडक्ट्स को हम बाद में देखेंगे, अभी हम पेटेंट को देखते हैं। अब देखिए जी, एक पेटेंट है, पेटेंट जो है वो लीगल प्रोटेक्शन होती है किसी भी नई इन्वेंशन की। फॉर एग्जांपल, मैं अक्सर एग्जांपल देती हूँ ये वाली, कि अगर स्टार्टिंग में आपने देखा था कि जब डेवो बस आई थी तो उसके मुकाबले में बहुत अरसे कोई बस नहीं आई, ऐसी ना, ये फैसल मूवर्स ये बाद में सारी चली है। तो जो डेवो थी उसने पेटेंट अपना राइट करवाया हुआ था, ये मतलब कि 10 साल का उसका एक कमिटमेंट थी हमारी गवर्नमेंट के साथ कि 10 इयर्स कोई और सर्विस हमारे मुकाबले में नहीं आएगी। ठीक है, इसको कहते हैं पेटेंट। ठीक है, तो यानी कि क्योंकि उन्होंने नई चीज इंट्रोड्यूस करवाई थी पाकिस्तान में, तो हाँ, तो उन्होंने इन्वेंशन के मद में उसको जो है वो पेटेंट करवा लिया कि नई चीज इंट्रोड्यूस करवाने वाले हमें, तो हम इतना अरसा इससे बेनिफिट लेंगे, उसके बाद हमारे कंपेटिटर मार्केट में आएंगे। ठीक है, तो मतलब ये कि जब भी कोई नई मशीन होती है
या कोई भी आर्टिकल ऑफ मैन्युफैक्चरर होता है, या कोई भी मैटर प्रोसेस या इम्प्रूवमेंट किसी भी चीज में होती है, या कोई भी स्ट्रक्चर हो या कोई प्रोडक्ट हो, और मतलब इन सारी चीजों के हिसाब से ना पेटेंट लगता है। ठीक है, तो पेटेंट जो है वो बहुत मतलब इम्पोर्टेंट है वैसे, लेकिन आप ये देखो कि बहुत सारी अदर थिंग्स भी होती है जिसमें पेटेंट रिक्वायर्ड होते हैं। जैसे कुछ डिजाइन होते हैं यूनिक, उन उन यूनिक डिजाइन के भी पेटेंट होते हैं कि उस यूनिक डिजाइन की कॉपी इतना अर्से तक कोई नहीं कर सकता। अब एक मतलब प्रेशर कुकर की मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि वो आज से तकरीबन कोई 25-30 साल पहले जब वो इलेक्ट्रॉनिक प्रेशर कुकर आए थे ना कि ऑटोमेटिक हो, मतलब टेंडर होने पर ऑफ हो जाते हैं और इस तरह करके उनके अंदर मल्टी फंक्शन थे, तो उन्होंने भी 20 इयर्स का पेटेंट कराया था। तो सिर्फ उन्हीं की कंपनी जो है वो वाले प्रेशर कुकर सेल करती है। तो उसके बाद जब उनका पेटेंट का टेन्योर खत्म हुआ, उसके बाद लोगों ने मतलब उस तरह के बनाकर सेल आउट करना शुरू किया। तो मतलब कहने का ये कि इन्वेंशन, डिजाइन और डिफरेंट तरह की जो यूटिलिटीज होती हैं, जैसे कोई भी मशीन है, कोई वर्ड या लोगो उस पर आइडेंटिफाई करवा दिया, यूटिलिटी पेटेंट उसे कहते हैं। ठीक है, कोई भी यूनिक वर्ड या लोगो या कोई डिजाइन उस आइटम के ऊपर फिक्स करवा देते हैं। ठीक है, तो वो यूटिलिटी पेटेंट होता है। ठीक है, जैसे प्रिंटिंग बुक्स का नया मेथड कोई आ गया, ये टाइप्स ऑफ कैमरा, जो न्यू टाइप्स ऑफ कैमरा है वो आ गए, तो इन पर यूटिलिटी मतलब जो पेटेंट है वो आता है। और अगर एसिन या कोई भी प्रोडक्ट अमेजोन की इन्फ्रिंज करती है आपकी यूटिलिटी पेटेंट, तो आप उस एसिन को इंटायरली रिपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, डिजाइन पेटेंट भी होते हैं। डिजाइन पेटेंट यूजुअली यूनिक लुक होती है प्रोडक्ट की, और यूनिक फंक्शन होते हैं उसके। ठीक है, जैसे अभी मैंने प्रेशर कुकर की एग्जांपल दी ना, तो उसके यूनिक फीचर्स थे। तो आपको जो है वो पेटेंट नंबर जो है वो हमेशा डी लेटर से जो है वो स्टार्ट होता है। जैसे ट्रेडमार्क के लिए सिंबल टी एम इस्तेमाल होता है, यानी कि जिसका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड होता है ना जिस भी प्रोडक्ट का, उसके ऊपर ना टी एम छोटा सा लिखकर और सर्कल किया हुआ होता है। उसका मतलब है कि इस प्रोडक्ट का ट्रेडमार्क रजिस्टर है। ठीक है, ये मतलब एब्रीवेशन होती है जिससे हमें देखते ही पता चल जाता है कि इन आइटम्स को हमने यूज नहीं करना। ठीक है, अब इसके अलावा मैं आपको बताती हूँ पैरेलल इंपोर्ट क्या होती है। इसकी वजह से भी कॉपीराइट या ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट आता है। इसमें दोनों आ सकते हैं पैरेलल इंपोर्ट में, बल्कि दोनों ही होते हैं। अब इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट है, राइट्स ऑनर जो है वो कहते हैं कि मैंने जो अपनी प्रोडक्ट्स हैं वो यूरोपियन कंट्री में, यूरोपियन एरिया में सेल नहीं करना। ठीक है, मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल एक गोरिल्ला ब्रांड है, उसकी पॉलिसी है कि वो सिर्फ विद इन यूएसए अपनी प्रोडक्ट और बाकी कंट्रीज में सेल करते हैं, लेकिन उसकी लिमिटेशन है कि उसने इंपोर्ट पर बैन लगाया हुआ है कि यूरोपियन कंट्री में हम सेल नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन हम किसी भी सप्लायर से मतलब परचेज करें प्रोडक्ट और यूके में सेल आउट करना शुरू करते हैं उसी ब्रांड की, जैसे गोरिल्ला ब्रांड की एग्जांपल है, तो आप उस प्रोडक्ट को ले लो वहां से और उसको सेल आउट करना शुरू कर दो यूके के प्रेमिसेस में। तो इस तरह के अकाउंट्स पर जहां पर लिमिटेशन होती है कि ये ब्रांड यहाँ पर सेल आउट नहीं हो सकता, हम सेल करना शुरू कर देते हैं, उसे कहते हैं पैरेलल इंपोर्ट। ठीक है, ज्यादातर ब्राजील और यूरोपियन कंट्रीज में जो है ये प्रोहिबिटेड होती है ज्यादा रीसेल के लिए। ठीक है, क्योंकि वो कहते हैं कि आपको लीगली ऑथराइजेशन चाहिए इस प्रोडक्ट की इंपोर्ट की। अगर आप लीगल ऑथराइजेशन नहीं लेते देन इन दैट केस आपकी उस लिस्टिंग पर पैरेलल इंपोर्ट की कंप्लेन आती है। ठीक है, और आप जो है वो रिपोर्ट हो जाते हो, और इसमें ट्रेडमार्क और कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट दोनों ही होती है तकरीबन। ठीक है, ज्यादातर केसेस में दोनों होती हैं, लेकिन उसके साथ पैरेलल इंपोर्ट लिखना पड़ता है। रीजन में पैरेलल इंपोर्ट लिखना होता है, लेकिन एक्चुअल में बैकएंड पे वो ट्रेडमार्क या कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट इसमें टाइप आ सकती है वो राइट ऑफ पब्लिसिटी की है। ठीक है, जो राइट ऑफ पब्लिसिटी है उसका मतलब ये है, इसको मोस्ट ऑफ द टाइम पर्सनैलिटी राइट्स कहते हैं। ठीक है, ये कमर्शियल यूज होती है किसी भी बंदे के नेम की, इमेज की, या कोई भी उसका उसकी आइडेंटिटी हम जब यूज करते हैं उसको राइट ऑफ पब्लिसिटी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग ऐसे करते हैं
पहले बल्कि जब पाकिस्तान में अमेजोन नहीं था तो लोग ऐसे करते थे कि किसी भी यूएस पर्सन की डिटेल्स परचेज करते थे, यानी कि उसका पासपोर्ट, उसकी हर चीज को ना वो परचेज करते थे और फिर वो उसको मतलब यूज करते हुए अमेजोन का अकाउंट वगैरह बनाते थे। ठीक है, तो होता वो पाकिस्तानी बंदा हैंडल कर रहा होता था, लेकिन जो फंड्स और जो चीजें हैं, जो मामला है, वो सारी उस पर्सन के साथ डीलिंग होती थी अमेजोन। हम सिर्फ अपनी इन्वेस्टमेंट उसमें कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये इसको राइट्स ऑफ पब्लिसिटी कहते हैं। ठीक है, तो ये मतलब रेयर केस है। इसमें अगर कोई पर्सन आपको नजर आए कि वो आपकी किसी भी चीज या किसी भी स्टोर के नेम या किसी भी चीज को यूज कर रहा है आपकी परमिशन के बगैर, तो उसे कहते हैं राइट ऑफ पब्लिसिटी। अच्छा जी, ये सारी चीजें मैंने आपको कंप्लेन से रिलेटेड बता दी हैं। ठीक है, अब मैं अकाउंट ओपन करती हूँ और उसको हम डिस्कस करते हैं। जी, मैं अकाउंट शेयर कर रही हूँ आपके साथ। अच्छा, अब ये देखें, ये अकाउंट है जिसके ऊपर आईपी कंप्लेन्स आई हुई हैं। एक सस्पेक्टेड है और एक रिसीव्ड है। ठीक है, अब सबसे पहले सस्पेक्टेड को ओपन करके देखते हैं। अच्छा, अब इसमें यहाँ पर देखें कि ये पोटेंशियल ट्रेडमार्क टेक्स्ट मिसयूज है। ठीक है, ओरियो का वर्ड यूज हुआ हुआ है इस लिस्टिंग में। वो कहते हैं कि ये हमारा ट्रेडमार्क है, ये हमारे अलावा कोई नहीं यूज कर सकता। ठीक है, तो इसको पोटेंशियल ट्रेडमार्क अभी हमने डिस्कस किया। यहाँ पर अगर आप अकाउंट पे जाएंगे और क्लिक भी करेंगे ना, तो वो आपको दोबारा से बता देगा कि आपका जो पोटेंशियल ट्रेडमार्क है वो क्या होता है। ठीक है, और आप वही पेज दोबारा से देखें, ओपन कर दिए जो जहां से हमने अभी डिस्कशन की है। ठीक है, तो मतलब ट्रेडमार्क में ही हमने इस चीज को देख लेना कि उसका ट्रेडमार्क जो है वो मिसयूज हुआ हुआ है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए, ये मतलब प्रोडक्ट है, लेकिन इसके अंदर उन्होंने मल्टी मतलब वो चीजें एंटर की हुई थी, जैसे वैरायटी पैक बनाया हुआ था, ओरियो मिनी चिप्स थे इसके अंदर, और ये सारी चीजें थी, पैक ऑफ 30 था। ठीक है, तो मतलब ये कि इसमें ट्रेडमार्क, पोटेंशियल ट्रेडमार्क का मिस यूज हुआ है। ठीक है, अब हम बैक जाते हैं और जिस पर कंप्लेन रिसीव हुई है वो देखते हैं। सस्पेक्टेड का मतलब तो पता है ना कि मतलब वो लिस्टिंग क्रिएट किसी और ने की हुई थी और हम उसको सेल आउट कर रहे थे, तो हम सस्पेक्टेड हैं। लेकिन जब एक एक्चुअल ब्रांड की प्रोडक्ट है, लिस्टिंग भी ब्रांड ने खुद से क्रिएट की हुई है, हम उस लिस्टिंग को मीटू करते हैं और ब्रांड जब देख लेते हैं कि ये हमारा ऑथराइज्ड बंदा नहीं है, इसने हमसे परमिशन नहीं ली हुई, तो जब ब्रांड खुद से कंप्लेन करते हैं तब रिसीव्ड होती है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे रिसीव्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंप्लेन। जब हम अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं और लिस्टिंग वहाँ पर अपडेट कर रहे होते हैं, तो वो हम खुद नहीं बना रहे होते, कहीं से कॉपी करके जी लिस्टिंग आ रही होती है। जी, हम कहीं से कॉपी करके कर रहे हैं, हम मीटू कर रहे होते हैं। अब ये देखिए, ये काउंटर फेट प्रोडक्ट है, काउंटर फेट विदाउट अ टेस्ट बाय। ठीक है, तो इसको हम कल डिस्कस करेंगे। काउंटर फेट टेक्स्ट, ये जो मतलब विदाउट टेस्ट बाय है, इसको कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी जो हमने केसेस देखे हैं उसमें सस्पेक्टेड आईपी कंप्लेन वायलेशन है। ठीक है, और है किसकी, ट्रेडमार्क की है। ठीक है, तो ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और इनकी जो प्लान ऑफ एक्शंस हैं वो मैं अभी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो उसके ऊपर फिर बात करते हैं कि जब इस तरह के केस हो तो हमें क्या करना है। अब देखिए, अगर तो ड्रॉप शिपिंग है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, उसमें हमारे पास कोई इनवॉइस नहीं होगी। इस वजह से ये केस बिल्कुल समझे कि वीक केसेस होंगे जो हम फाइल अप करेंगे। लेकिन अगर हम होल सेलर हैं या आर्बिट्राज कर रहे हैं, उस केस में हमारे पास इनवॉइस होगी ऑथराइज सप्लायर की, तो उस केस में हमारे लिए ये यूजफुल। ठीक है, फिर हम ये रिमूव करवा सकते हैं। और मतलब ये, अगर अकाउंट आपका डीएक्टिवेट ना हो, एट रिस्क पर हो, तो इनका ये भी होता है कि ये खुद ब खुद ऑटोमेटिक 180 डेज के बाद रिमूव हो जाता है। तकरीबन 6 महीने के बाद ना ऑटोमेटिक ये रिमूव हो जाती है आपके अकाउंट से। ठीक है, तो लेकिन बेहतर ये होता है कि अगर आप इन्हें रिमूव करवा सकें, अगर आपके पास एविडेंस है तो आप इसकी सबमिशन करवाएं, अदरवाइज आप इसको छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, जैसे ये रिस्क पर है, ये रिस्क पर ही रहेगा आपका।
ठीक है, लेकिन 180 दिनों के बाद आपका अकाउंट नॉर्मल हो जाएगा, ये रिमूव हो जाएंगे ऑटोमेटिक। ठीक है, इनका 180 डेज का टाइम पीरियड होता है। लेकिन यहाँ पे ये भी तो साथ आ रही है, योर अकाउंट हैज बीन नहीं डीएक्टिवेटेड। नहीं, ये तो वैसे ही वो सेक्शन 3 भी लग गया ना, लेकिन अगर सिर्फ ये होता फिर डीएक्टिवेट नहीं होता, फिर सिर्फ आपका ये रिस्क पर ही होता। ठीक है, ये तो डीएक्टिवेटेड अकाउंट है, उसमें ये इशू है, वो मैंने इसलिए आपको दिखा दिया है, क्योंकि इसका ऐसा नॉर्मल कोई भी केस अभी अवेलेबल नहीं है मेरे पास। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद देखें, मैं बस आपके साथ ना प्लान ऑफ एक्शन शेयर करती हूँ, फिर हम इस पर फर्दर बात करते हैं। जी, जो कॉपीराइट का प्लान ऑफ एक्शन होगा ना, उसमें मतलब आप सबसे पहले तो बताओगे कि परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन मिला है हमें कंप्लेन आईडी का। ठीक है, ऐसे नंबर आप लिखोगे, कंप्लेन आईडी लिखोगे, और ये आपको परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन में से पता चलेगा। ठीक है, और ब्रांड नेम यहाँ पर इंसर्ट करोगे कि ये ब्रांडेड आइटम थी। हमें पता चला है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं जिन्हें अमेजोन ऑब्वियसली सीरियसली लेता है और प्रोटेक्ट करता है राइट्स ओनर को। तो मैं फुली जो है वो इस इशू को आपके साथ जो है वो डिस्कस करने लगा हूँ। व्हाट इज द रूट कॉज। अब उसमें हम कहेंगे कि जो प्रोडक्ट जो है वो क्वेश्चन में है, वो हमने डायरेक्टली ब्रांड से परचेज की है, बट हमें ये चीज का अंदाजा नहीं था कि ब्रांड ओनर से परमिशन की भी जरूरत होती है। आपने अगर सप्लायर से परचेज किया तो आप सप्लायर लिखोगे, उस सप्लायर का नेम भी मेंशन करना जरूरी होगा। ठीक है, अच्छा अब आप बताओगे कि मैंने इस इशू को फिक्स करने के लिए क्या किया है। मैंने इसके सारे ऑर्डर जो है वो रिमूव कर दिए हैं, और जितनी भी आइटम्स हैं वो डिलीट कर दी हैं, और ये वाकई डिलीट भी करनी है आपने अकाउंट में से, क्योंकि ऑब्वियसली अमेजोन सिर्फ आपके प्लान को नहीं देखता, आपकी डॉक्यूमेंटेशन के एविडेंस को चेक करने के लिए आपके अकाउंट को भी देखता है। ठीक है, उसके बाद आप उन्हें बताओगे कि जितनी भी इन्वेंट्री है उसको हमने रिमूव कर दिया है, और हम ऑथराइजेशन जब तक नहीं ले लेते तब तक हम उसको सेल आउट नहीं करेंगे। ठीक है, फिर आप उन्हें बताओगे कि हमने राइट्स ओनर तक अप्रोच करने की कोशिश की है, अपोलोजाइज किया है, और हमने उन्हें बताया कि हम अब फुली कंप्लायंट हैं और हम आपकी प्रोडक्ट्स को आपकी परमिशन के बगैर सेल आउट नहीं करेंगे। ठीक है, हमने आपकी इमेजेस और जो भी अपलोडेड डॉक्यूमेंट था, जो लिस्टिंग में मटेरियल था, वो सारे का सारा हमने रिमूव कर दिया। ठीक है, इसको फ्यूचर में प्रिवेंट करने के लिए आप क्या करोगे। हमने आई विल ऑब्टेन परमिशन फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स टू बिकम ऑथराइज्ड रीसेलर ऑफ ब्रांड। हमने परमिशन जो है वो मैन्युफैक्चरर से करने के लिए अप्लाई कर दिया है, और अब हम फुली आईपी ऑडिट किया करेंगे। जो भी हमारी प्रोडक्ट्स का कैटलॉग है उसमें हम देखा करेंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो इन्फ्रिंज, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो किसी ब्रांड की प्रॉपर्टी की इन्फ्रिंजमेंट कर रही है। ठीक है, और ये सारी चीजें आप फिर एंड पर प्रोवाइड कर दोगे। ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली इसके साथ जो आपका XYZ सप्लायर जहाँ से आपने प्रोडक्ट्स खरीदी थी वो आपने अटैच करना है, और अगर आपके पास वो अवेलेबल नहीं है तो फिर आप उन्हें बताओगे कि जो इनवॉइसेस हैं वो हमने एज सच जो है वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। उसमें बस आप यही कहोगे कि हमने उसको डायरेक्टली मतलब लोकल वेंडर से परचेज किया है, बट दे आर नॉट प्रोवाइडिंग इनवॉइसेस एट दैट टाइम। ठीक है, तो आप ये उसमें कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद काउंटर फेट को कल डिस्कस करेंगे, उसका प्लान ऑफ एक्शन भी इसी के साथ अटैच है। और इसमें एक मिनट जी, अब ये आईपी सस्पेंशन की जनरल है, जिसमें ट्रेडमार्क और पेटेंट दोनों चीजें आती हैं। ठीक है, या पैरेलल इंपोर्ट जो है उसमें भी हमारे पास हम इसी को ऑल्टर करके इसमें चेंजिंग करते होते हैं। ठीक है, अब मतलब ये हमारा रिवाइज प्लान ऑफ एक्शन है आईपी कंप्लेन से रिलेटेड। रूट कॉज आप बताओगे कि हमने एक ऐसी इन्वेंट्री जो है वो लिस्ट की, ये ऐसे है जिसमें प्री अप्रूवल रिक्वायर्ड था लेकिन हमारे पास नहीं है। हमने प्रोडक्ट को फुली रिसर्च नहीं किया, और उसकी आईपी कंप्लेन के बारे में हमें प्रॉपरली पता नहीं चल सका, जिस वजह से हमें ये नहीं पता चला कि जो आइटम हमने लिस्ट किए या सोर्स किए मैन्युफैक्चरर से डायरेक्टली, उसके लिए हमारे पास ऑथराइजेशन लेटर नहीं था। हमने प्रोडक्ट जो है वो होलसेल सप्लायर से परचेज की है, लेकिन हम हमारी इनकरेक्ट एजम्पशन थी कि जब हम प्रोडक्ट खरीद लेते हैं तो हम ऑथराइज हो जाते हैं, लेकिन एक्चुअल में हमें ब्रांड का ऑथराइजेशन लेटर रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, वो आप फिर बस उसको थोड़ा सा कवर अप करोगे। हाँ, ठीक है, फिर आप बताओगे कि अनफॉर्चुनेटली हमें जो की डिफरेंस है वो नहीं पता चल सका कि ब्रांड और लोगो में क्या फर्क है, उसके लोगो में, और ये प्रोडक्ट से एग्जैक्टली मैच नहीं करनी चाहिए। ठीक है, आपने क्या इमीडिएटली इसको फिक्स करने के लिए किया, क्लोज कर दी लिस्टिंग और डिलीट कर दी।
आपने वाकई ये करना है account, फिर आपने ये पॉइंट लिखना है, अदरवाइज अपील रिजेक्ट हो जाएगी। उसके बाद आप बताओगे कि हमने जो भी बायर की कंप्लेंट्स है उन्हें रिफंड किया है, और वी रीच आउट टू द ब्रांड ओनर मल्टीपल टाइम्स, लेकिन ब्रांड जो है वो आगे से रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। ठीक है, ये भी हम मेंशन कर देंगे। उसके बाद आप बताओगे कि वी रिव्यूड ऑल आवर लिस्टिंग, ताकि हम ये देख सकें कि किसी और प्रोडक्ट में सिमिलर इशू ना हो। उसके बाद प्रोएक्टिवली हम बताएंगे कि ये जो अकाउंट है ये सेवरल लिस्टिंग्स इसकी जो है वो आईपी इंफ्रिंजमेंट के तहत डीएक्टिवेट हुई है, और अब हम जो भी सिमिलर इश्यूज हैं उसको फर्दर जो है वो मूव ऑन नहीं करने देंगे। हमने आईपी कंप्लेन की काउंसिल करने के लिए एक पर्सन हायर किया है जो कि प्रोडक्ट्स को देखेगा और इंश्योर करेगा कि किसी में कोई आईपी इंफ्रिंजमेंट ना हो। ठीक है, उसके बाद आप बताओगे कि हमने यूएसपीटीओ का लिंक आप यहाँ पर डाल सकते हो कि हमने गूगल में जाकर उसको भी सर्च किया और हर प्रोडक्ट का हम चेक करेंगे, ये लिंक भी इसमें ऐड कर देना है आपने। ठीक है, और फिर आप बताओगे कि जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उनको हम कंपेयर करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे और उस ब्रांड को देखेंगे, और अगर हम उसी तरह की प्रोडक्ट अगर सेल करेंगे तो उसका लोगो, ब्रांडिंग और एक्सटीरियर पैकेजिंग को पहले रिमूव करेंगे, फिर हम उस आइटम को सेल आउट करेंगे। ठीक है, और फिर आप बताओगे कि हमें तमाम का तमाम जो स्टाफ हमें रिक्वायर है सेलर यूनिवर्सिटी की, उसको लिस्टिंग और उसके रूल्स और पॉलिसीज वगैरह हमने पढ़ा दी है। और इफ we are not 100% positive on the status, rights honor, branding, intellectual property, या जो भी हमारी अबिलिटी होगी, हम अपनी उस इन्वेंट्री को लिस्ट ही नहीं करेंगे जब तक हमें 100% गारंटी नहीं होगी। ठीक है, और उसके बाद आप बताओगे कि हम जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उनको एग्जैक्ट मैच करेंगे पहले प्रोडक्ट डिटेल से, जिसमें ब्रांड, टाइटल, बुलेट, डिस्क्रिप्शन, इमेजेस, हर चीज़ होगी। ठीक है, फिर आप बताओगे कि हमने ऑलरेडी जो है वो मैन्युफैक्चरर ने जितनी भी प्रोडक्ट्स हमें दी हैं हमने उसकी वेबसाइट से परचेज की हैं, और हम उसको ओन ब्रांडेड प्रोडक्ट लाइन में जाकर उसको फिर सेल आउट करेंगे। अच्छा, उसके बाद फिर आप फर्दर जो है वो बताओगे कि ये इशू है, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और ये वो फ्यूचर में ये नहीं। ठीक है, अब एक रिट्रैक्शन ईमेल होती है। रिट्रैक्शन का मतलब ये होता है कि जब हम किसी की कॉपीराइट की इंफ्रिंजमेंट करते हैं ना, या ट्रेडमार्क की या पेटेंट की, तो उस टाइम पे हमें एक अपॉलॉजी लेटर लिखना होता है ब्रांड। ठीक है, उस ब्रांड की ईमेल अमेज़न हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है, उसको कहते हैं रिट्रैक्शन रिक्वेस्ट। तो इसमें आपने ब्रांड से जो है वो अपोलोजाइज करना है, और जो ईमेल आपने की होगी ना ब्रांड को, उसका स्क्रीनशॉट भी आपने इस अपील के साथ अटैच करना है। ठीक है, उससे ये अमेज़न को पता चलता है कि इन्होंने मल्टीपल टाइम्स ब्रांड से कांटेक्ट किया है बट ब्रांड इज नॉट रिस्पॉन्डिंग ऑन देयर लाइक ईमेल। ठीक है, तो आपने ये ईमेल जो है उसका सैंपल मैंने यहाँ पर दे दिया कि अमेज़न की लिस्टिंग आपके ब्रांड की थी, और हमें अमेज़न की तरफ से जो है वो आईपी राइट्स ऑनर जो है वो उसकी कंप्लेन लॉन्च हुई है। तो हमें बहुत ज़्यादा मतलब सॉरी कि हमें मतलब आपको ट्रबल फेस करनी पड़ी हमारी वजह से। फिर आप बता दोगे कि जितनी भी इन्वेंट्री है आपके ब्रांड की वो हमने सारी होल्ड कर ली है, और हम उसको फर्दर सोर्सिंग भी नहीं करेंगे और आपकी परमिशन के बगैर सेल भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम जो है आपके ऑथराइज चैनल पार्टनर बनने के लिए बड़े मतलब इंटरेस्टेड हैं। अगर आप वो इसमें डबल कहानी होगी ना, एक अपॉलॉजी भी है, दूसरा अगर आप रिक्वेस्ट भी कर दी। ठीक है, तो हमें जो है वो अगर आप हमारे इस कंसर्न को अमेज़न पे जाकर इस जगह पर ईमेल कर दें, notice@amazon.com या notice dispute@, ताकि वो हमें राइट्स ऑफ ऑनर दे दें। ठीक है, हमारे अकाउंट से ये पॉलिसी या इंफ्रिंजमेंट जो है वो रिमूव हो जाए। ठीक है, तो ब्रांड को इस पर ईमेल करनी पड़ती है अमेज़न कि भाई हम अपनी मतलब जो भी हमने डिस्प्यूट इसमें एंटर किया था हम उसे वापस लेते हैं। ठीक है, तो मतलब ये कि फिर आप कुड यू सीसी मी एट अपना ईमेल एड्रेस डालें, आप उन्हें कहें कि जब आप ये ईमेल अमेज़न को करें तो हमें भी इसमें ऐड कर दें ताकि हमारे पास भी ये ईमेल आ जाए। अमेज़न का स्टोर नेम आपने बताना है और अमेज़न का अकाउंट ईमेल बताना है, ये सारी चीज़ें आपने बतानी है। तो ब्रांड क्यों करेगा हमारे लिए टाइम निकाल के, और वो ये ईमेल उसको करेगा अमेज़न को? बस इसीलिए तो मैं आपको बता रही हूँ ना कि अगर छोटा ब्रांड हुआ तो वो कर देगा,
अगर बड़ा ब्रांड हुआ तो उसमें तो रिप्लाई भी नहीं करता। रिप्लाई भी नहीं करता। ठीक है, तो इसलिए आप अमेजोन को, असल में ये प्रूफ है आपके पास कि आपने ब्रांड को अपोलोजाइज करने के लिए लेटर लिखा है। आप अमेजोन को कह रहे हो ना कि हमने मल्टीपल टाइम्स अप्रोच करने की कोशिश की है बट दे आर नॉट रिस्पॉन्डिंग टू आवर ईमेल्स। ठीक है, तो वो उस चीज को क्लैरिफाई करने के लिए हमें ईमेल करनी पड़ेगी। ठीक है, और लेकिन हमारी जो अपील है जो सबमिट हो रही है उसके रिस्पांस में अमेजोन ये खत्म करेगा ना सस्पेक्टेड आईपी कंप्लेंट। नहीं नहीं नहीं, उसके नहीं, ना कि ब्रांड उसको जो मेल रिसीव्ड करेगा। होती है ना, जो रिसीव्ड होती है ये तब तक रिमूव नहीं होगी जब तक ब्रांड नहीं ओके करके ओके सस्पेक्टेड खत्म हो खत्म हो जाता है। जाए। ठीक है, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि स्टोर लिंक कुछ लोगों को नहीं शायद फाइंड करना आता होगा कि स्टोर लिंक कैसे आपने मतलब अकाउंट का फाइंड आउट करना होता है। तो आपने सेटिंग्स में जाना है और सेटिंग्स में जाने के बाद अकाउंट इन्फो पर जाना है। ठीक है, ये स्टोर फ्रंट का लिंक मैं आपको फाइंड करना बता रही हूँ क्योंकि आपको रिट्रैक्शन ईमेल में अपने स्टोर फ्रंट का लिंक एंटर करना होता है। इसके बाद आपने डिस्प्ले नेम पर क्लिक करना है। ठीक है, डिस्प्ले नेम पर क्लिक करने के बाद फॉर एग्जांपल यूएसए की मार्केट में आप सेलिंग कर रहे हो डॉट कॉम में, यहाँ पर जहाँ पर स्टोर डिटेल्स लिखा हुआ है यहाँ पर एडिट के बटन पर आपने क्लिक करना है। ठीक है, और ये देखें ये amazon.com/shops/pick4pay। ठीक है, ये आपके स्टोर का लिंक है ये वाला। ठीक है, यहाँ से आप इसको कॉपी करके और आप उसको अपनी ईमेल में एंटर कर सकते हो। ठीक है, ताकि आप अपने स्टोर फ्रंट का लिंक भी दे दो ताकि वो जो भी ब्रांड ओनर है अगर वो कभी मतलब आपको कर ही दे, हो सकता है क्योंकि 100 में से अगर 10% या 5% चांसेस हैं कि वो कर देगा तो फिर हमें उस चांस के लिए उसको हर चीज़ प्रोवाइड करनी है। तो वो लिंक अगर उसके पास होगा तो वो जल्दी से उसे कलेक्ट करेगा और वहाँ से रिमूव कर देगा अपनी कंप्लेंट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो मैंने आज आपको गाइड कर दी हैं। बाकी जो भी क्वेश्चंस हैं काइंडली वो पूछ लें। ये डॉक्यूमेंट ग्रुप में शेयर। ठीक है, मैं शेयर कर दूँ। जी, क्वेश्चन काइंडली पूछ लें। जी, एहसन, उसामा, आपके जो भी क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक से रिगार्डिंग काइंडली पूछ लें। बाकी अपील और डॉक्यूमेंट ये जो मैंने आपको दिखाया ये मैं दोनों के लिंक आपको शेयर कर दूंगी। मैम क्लियर है यहाँ तक? आपकी आवाज़ बहुत स्लो है। मैम मेरा एक क्वेश्चन था। जी जी। हमने बेसिकली जो फोकस करना है वो सस्पेक्टेड म्यूचुअल प्रॉपर्टी पे करना है और जो रिसीव होगी मैम वो देखिए, मतलब असल के में जब हम ब्रांड के सेलिंग कर मतलब रहे के होते हैं ना डिस्क्रिप्शन। तो अगर तो हमारा होलसेल का अकाउंट है ना तो फिर तो हम ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, आईपी कंप्लेंट्स को रिमूव कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास सप्लायर्स या फिर जो भी मतलब होते हैं उनके इनवॉइसेस और हर चीज हमारे इनवॉइसेस पास वगैरह लेटर होगी। ऑफ ऑथराइजेशन होती है। लेकिन अगर ड्रॉप शिपिंग में ये आती है ना तो सिर्फ सस्पेक्टेड को रिमूव करवा सकते हैं, रिसीव्ड को हम रिमूव नहीं करवा सकते क्योंकि उसमें हमारे यस पास मैम। एविडेंस नहीं होता। दूसरा, अगर हम ब्रांड से रिक्वेस्ट करते भी हैं तो ब्रांड हमारी वो रिमूव नहीं करता। अब ये आपने जो मतलब रीस्टेटमेंट की इंस्ट्रक्शन स्टडी करवाई है ये सारी मतलब के सस्पेक्टेड के रेलिवेंट थी सारी मैम। जी जी, नहीं ये सस्पेक्टेड और दोनों के लिए मैंने आपको आईपी सस्पेंशन के लिए भी बता दिया है। लेकिन ऑब्वियसली जो रिसीव्ड होती है ना उसके चांसेस बहुत कम होते हैं रीइंस्टेट होने के इन केस ऑफ ड्रॉप शिपिंग। ठीक है, आर्बिट्राज या होलसेल जिसमें आपके पास इनवॉइस अवेलेबल है ना वो आप रीइंस्टेट करवा सकते हो। ठीक है, अगर रिसीव्ड भी है ना और इनवॉइस है आपके पास तब वो आपकी जो है वो चल जाती है। जो जिसमें आईपी सस्पेंशन वाली लास्ट में अपील जो हमने डिस्कस की है ना उसमें अगर आप इनवॉइस अटैच कर दोगे और आप उन्हें कहोगे कि हमें इस चीज का अंदाजा नहीं था कि लेटर ऑफ ऑथराइजेशन होना भी जरूरी है बट वी हैव परचेज दीज आइटम फ्रॉम द ट्रस्टेड सप्लायर्स, अगर आप ये चीज मेंशन कर दोगे ना तो अमेजोन आपकी ये सस्पेंशन रिमूव कर देगा। ठीक है। यस मैम। ठीक है, कोई आपकी तरफ से क्वेश्चन? नहीं मेरा इससे रिलेटेड नहीं, मेरे प्रीवियस लेसन से रिलेटेड।
वो भी पूछ लें। अच्छा, उसमें ये था कि हमने एक पढ़ा था अमेज़न टू अमेज़न सेलिंग अलाउड नहीं है, तो उसमें हम कैसे अमेज़न टू अमेज़न सेलिंग कर सकते हैं जबकि एक आइटम अमेज़न ने एक खास प्राइस का लगाया हुआ है और हम उसको इंक्रीज करके अपने अकाउंट से बेचना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल होता है तो ऐसे। वो एक जो कस्टमर है जो उस प्रोडक्ट को सर्च कर रहा है कि मैंने ये खरीदनी है, उसको तो दोनों प्राइस के फिर शो होंगे। नहीं, बाय बॉक्स होता है उसमें। बाय बॉक्स का मतलब ये है, कभी मेरी दुकान से बिकेगा, कभी आपकी, कभी अमेज़न की। तो जिसकी दुकान की बारी आएगी, जो प्राइस होगी उसमें कस्टमर खरीद लेता है। तो ये तो फिर अमेज़न खुद अलाउ कर रहा है। नहीं, अमेज़न Selling। अमेज़न ये तो नहीं कह रहा ना कि आप मेरी बायर आईडी से मुझसे सस्ती खरीद के लोगों को बेचो। वो ये कहते हैं जहां से मर्जी खुद खरीद के ले आओ, ब्रांड से ले आओ, ये कहीं और से ले आओ। ठीक है। ठीक। अच्छा, एक प्राइम आईडी से रिलेटेड मेरा क्वेश्चन था कि ये हम क्यों बनाते हैं और ये किस पर्पस के लिए यूज होती है? असल में जो बिजनेस प्राइम आईडी होती है ना अमेज़न की, ये बायर्स बनाते हैं। बायर्स को काफी सारे फीचर्स मिलते हैं, जैसे बहुत सारी प्रोडक्ट्स पे फ्री शिपिंग मिलती है। और प्राइम आईडी जो होती है असल में खरीदने के लिए अमेज़न से बनाई जाती है, सब्सक्रिप्शन वाली आईडी। ठीक है, तो हम इसको आईडी तो बना लेते हैं, लेकिन हम फिर क्या करते हैं कि अपने ऑर्डर्स को फुलफिल करने के लिए इस आईडी को इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं एज ए वेंडर, एज ए थर्ड पार्टी सप्लायर। और एक लिंक अकाउंट्स भी थे, हमने पढ़ा था, ये लेक्चर लिया था कि लिंक अकाउंट्स बनते हैं, लेकिन उसमें इन्वेस्टमेंट कहाँ से आती है फिर? लाइक अगर मेरा प्राइमरी अकाउंट है और उससे रिलेटेड मैं एक और अकाउंट बना रही हूँ। नहीं 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 नहीं, लिंक अकाउंट का ये मतलब नहीं है। लिंक अकाउंट का मतलब ये है, आपका एक अकाउंट बना हुआ है, ठीक है। अब आप क्या करो कि आपके पास एक्स्ट्रा और भी इन्वेस्टमेंट है जो आप करना चाहते हो, ठीक है। आप अपने घर में से या किसी और पर्सन को कहो कि तुम अपनी इंफॉर्मेशन पे अकाउंट खोलो, पेमेंट मैं उस पे लगाती जाऊंगी। तो वो मतलब ये केस भी होता है। इसके अलावा ये केस भी होता है कि आपका एक अकाउंट है, लेकिन आपके अकाउंट की जो आईपी है या फिर जो लैपटॉप वगैरह हमने यूज किया है उस पर कोई और अकाउंट भी कभी खुल जाए, उसकी वजह से भी लिंकेज हो जाती है। लिंकेज की काफी सारे मतलब सिनेरियोज होते हैं, जैसे हमने डिस्कस किया था कि लोकेशन, हाँ आईपी लोकेशन, एड्रेस हाँ ये वगैरह, सारी चीजें लैपटॉप। हो सकती हैं, ठीक है। तो उनमें से अगर कोई भी रीजन बनती है ना जिसकी वजह से आपका अकाउंट लिंक हुआ है, तो ऑब्वियसली उसमें जो इन्वेस्टमेंट है, अगर फॉर एग्जांपल आपने ही दो बनाए हुए तो तब तो इन्वेस्टमेंट आपकी होगी। लेकिन अगर एक आपका अकाउंट है, एक मेरा, हमारा आपस में कोई लिंक नहीं है फॉर एग्जांपल, ठीक है, लेकिन किसी भी रीजन की वजह से आईपी या लोकेशन या जिस मर्जी रीजन की वजह से हमारे अकाउंट लिंक होते हैं, तो उसमें आपके अकाउंट में आपकी इन्वेस्टमेंट होगी, मेरे अकाउंट में मेरी इन्वेस्टमेंट होगी। ओके, लेकिन बहरहाल लिंक अकाउंट्स जो है वो अलाउड है अनटिल और अनलेस कि उसमें कोई वायलेशन ना हो। वायलेशन होगी तो प्राइमरी के साथ सारे नहीं, सेकेंडरी। असल में अलाउ नहीं है। असल में लेजिटिमेट बिजनेस जो होते हैं ना, जिनमें जिनके मल्टीपल ब्रांड्स होते हैं, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फिजिकल ब्रांड्स, वो अपने ब्रांड्स को मैनेज करने के लिए अलग अलग अकाउंट्स बना सकते हैं। लेकिन हम जो स्मॉल बिजनेसमैन होते हैं ना, जो हमारे जैसे सिर्फ अकाउंट खोल के सेलिंग करना चाहते हैं, उनके लिए एक अकाउंट ही अलाउ इसकी भी सर्टिफिकेशन और परमिशन लेनी पड़ती है लिंक लेनी अकाउंट पड़ती बनाने है। बिल्कुल है। की। ओके, अच्छा, एक क्वेश्चन था कि अमेज़न के एल्गोरिदम्स आप कह रही होते हैं दिन ब दिन अपडेट हो रहे हैं, तो हम जो रीइंस्टेटमेंट कर रहे हैं, हम आपसे एक टेम्पलेट लेके हम उसमें अमेंडमेंट्स करके उसको फॉरवर्ड करते रहते हैं, तो क्या अमेज़न का एल्गोरिदम इतना अपडेटेड नहीं है कि वो देख ले ये तो सेम अपील्स है, ये तो सेम नहीं, टेम्पलेट सेम अपील होती नहीं है, क्योंकि चेंजिंग तो हर अपील में होती है। जैसे मैंने आपको टेम्पलेट्स दिए हैं ना, ये टेम्पलेट्स आपने एज इट इज कॉपी पेस्ट तो करने नहीं है, तो वो यूनिक ही होंगे, क्योंकि हर एक में रूट कॉज डिफरेंट होगी। फिर रूट कॉज के अकॉर्डिंग जो है वो आप प्रिवेंटिव मेजर और फ्यूचर प्रिवेंटिव वो भी आप चेंज करोगे। वो सिर्फ आपको सिनेरियो चेंज है। होता है उस अपील में, बाकी तो वही चीज सेम रहती है, सोर्सिंग देखिए, वगैरह और अगर तो इवेंट। जैसे ड्रॉप शिपिंग तो सिर्फ एक केस है जिसमें शायद सेम रहती है, इसके अलावा कोई भी केस ऐसा नहीं है जिसमें आपकी अपील सेम रहेगी। अब जैसे एसिन की अभी मैंने ये बात की, अगर कॉपीराइट और पेटेंट वगैरह की, तो हर एक में सिनेरियो डिफरेंट होगा ना। किसी ने सप्लायर से ली होगी, किसी ने ब्रांड से ली होगी, किसी ने कहाँ से ली होगी, किसी ने वैसे लोकल मार्केट से ली होगी, फिर लिस्टिंग का कोई पता नहीं होगा, किसी ने किस तरह की लिस्टिंग यूज किया, किसी ने, तो वो एनालिसिस आपको खुद करना पड़ेगा। अगर आप बिल्कुल जो मैंने दी अपील वो एज इट इज डालेंगे तो वो रिजेक्ट हो जाएगी, वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं होगी।
ठीक है, लेकिन जैसे ड्रॉप शिपिंग की दी है वो आप एक दफा एंटर करोगे, वो हर अकाउंट पर ही चल जाएगी आपकी, वो बेशक आप फोन पे भी कह दोगे तो चल जाएगी। ठीक है, बाकी ये मुझे होमवर्क था कुछ जी चलें ये मैं चेक कर लेती हूँ। ठीक है, आपकी तरफ से क्लियर है सारा कुछ? एहसन, उसामा, एवरीथिंग इज ओके? यस मैम, लेकिन मैम मेरा एक क्वेश्चन था, जी उसामा। या तो आपसे ग्रुप से आपको कांटेक्ट करके मतलब वॉइस में सेंड कर दूं, ये कोर्स से रेलिवेंट नहीं था, मतलब दूसरा ड्रॉप शिपिंग से रेलिवेंट था मैम। इसका मतलब मुझे आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। मैम मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे कि हम ड्रॉप शिपिंग में करते हैं, हमारे पास मिनिमम क्वांटिटी होती है, हम्म, तो हमने वो मतलब के चीज़ों को सेल कर लिया, ठीक है। दो मतलब के वो हमारी इन्वेंट्री में जीरो हो जाती है। हम्म, तो amazon की जो लिस्टिंग के कुछ रूल है कि हम ज्यादा देर तक अपनी लिस्टिंग को मतलब जीरो भी नहीं रख सकती, क्वांटिटी को इनएक्टिव हो जाती है। जी जी ऐसे ही है, जी, ऐसे ही है। और प्राइस भी ज्यादा नहीं लगा सकते, या कम भी इतना नहीं कर सकते, उसके भी कुछ फिल्टर होते हैं मैम। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैम जैसे कि अब मैंने अगर प्रोडक्ट है कि 150 या $50 वाली बड़ी प्रोडक्ट है, तो उसके मतलब मैं दो ऑर्डर लेना चाहता हूँ, मेरे पास इन्वेस्टमेंट इतनी है अगर, तो मैं चाहता हूँ कि मुझे दूसरी मतलब की चीजें भी फेस ना करनी पड़े, हम्म, जिससे मेरी लिस्टिंग इनएक्टिव भी ना हो, तो उसको मतलब कैसे मैनेज करूंगा? उसका उसका यही होता है कि प्राइस आप एक हद तक राइज करो, क्योंकि प्राइस फिक्सिंग लॉ में ना हो आप। यानी कि अगर किसी ने उसकी मैक्सिमम प्राइस 60 लगाई है ना, और जो सेकंड लास्ट नंबर है उसने 55 लगाई है, तो आप इन दोनों के दरमियान की प्राइस को एडजस्ट कर लो। ठीक है, उससे सेल बेसिकली रुक मतलब जाएगी, के या थर्ड लास्ट नंबर तक सिलेक्ट कर लो अपनी प्राइस को। ओके, यानी कि लिस्टिंग एक्टिव होनी चाहिए मतलब जी अमेजोन। जी, लिस्टिंग एक्टिव होनी चाहिए अगर आप उसको फर्दर कंटिन्यू करना चाहते हो। अगर आप चाहते हो कि ओ, मैं इसको फर्दर सेल आउट नहीं करूंगा, तो फिर आप लिस्टिंग को क्लोज कर देते हो, फिर वो परमानेंटली क्लोज हो जाती है, वो फिर आप दोबारा इस अकाउंट पे कभी भी सेल आउट नहीं कर सकते। और यस। मतलब अगर आप उसे टेम्परेरी बेसिस पे, अगर आपका स्टॉक जीरो हो गया है, अब आप उसको फर्दर रीस्टॉक नहीं करना चाहते, तो आप उस लिस्टिंग को डिलीट कर सकते हो। ठीक है, डिलीट लिस्टिंग जो है वो दोबारा से लिस्ट हो सकती है, लेकिन क्लोज लिस्टिंग दोबारा से लिस्ट नहीं होती। ठीक है, ओके, तो मैम ज्यादातर ये क्यों कहते हैं कि लिस्टिंग को डिलीट नहीं करना चाहिए, डिलीट नहीं करना चाहिए? देखिए वो इसलिए कहते हैं कि आपका रिकॉर्ड मेंटेन नहीं रहता, फिर अगर कोई वायलेशन आती है, यस मैम। कुछ भी आता है, तो आप फिर आपको तो पता ही नहीं होगा कि आपके अकाउंट में कभी ये प्रोडक्ट थी भी या नहीं। हो सकता है आज आप मैनेज कर रहे हो, कल कोई और मैनेज कर रहा हो आपका अकाउंट, तो उस टाइम पे फिर वो बंदा तो फंस जाएगा, उसे तो नहीं पता होगा कि आपने प्रोडक्ट कभी सेल आउट की भी है या नहीं। फिर क्या करना पड़ता है कि फिर आपके पिछले ऑर्डर सारे चेक करने पड़ते हैं, वहां से जाकर फिर अगर प्रोडक्ट मिले तो फिर जाकर आपको पता चलता है कि ये प्रोडक्ट कभी सेल आउट की हुई है हमने। यस, ठीक है, यानी कि मैम बाय बॉक्स के जो सर्कल है उससे मतलब आउट हो जाऊं जब मतलब मेरे पास क्वांटिटी ना हो, मतलब यानी मैं ऑर्डर लेना नहीं चाहता। सॉरी क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा था कि मैम जैसे कि अब मुझे मेरे पास मतलब कि इन्वेस्टमेंट खत्म हो गई है, तो मैं अपनी नेक्स्ट मतलब कि जो अमेजोन की मेरी इन्वेस्टमेंट आएगी तब मैं स्टार्ट करूंगा, और मैं चाहता हूँ कि ये लिस्ट जो मेरी लिस्टिंग लगी हुई ना प्रोडक्ट की, तो मैं दोबारा भी इसके मतलब कि रीस्टॉक करना चाहता हूँ। तो फिर मतलब कि मैं ऐसा करूंगा कि जो बाय बॉक्स का सर्कल है उससे मतलब आउट हो जाता हूँ, प्राइस को इस तरफ ले जाता हूँ कि लिस्टिंग भी एक्टिव हो और बाय बॉक्स भी जी ना जी मेरे बिल्कुल पास। ऐसे ही, बाय बॉक्स भी ना मिले आपको। ओके। ठीक है, ठीक है जी, फिर इंशाल्लाह कल इंशाल्लाह फिर फर्दर टॉपिक काउंटर फेट प्रोडक्ट्स की तरफ मूव करेंगे और सेफ्टी एसेंस को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज।